हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मिनरल न्यूट्रिशन। सो प्लांट फिजियोलॉजी में नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें डिटेल में ये स्टडी किया जाएगा व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर एसेंशियल मिनरल्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, देन दे आर टाइप्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया टू describe that this mineral is essential. Then we will discuss various type of nutrient deficiencies. First we'll do the grouping categories in which we have placed different minerals, and then nutrient deficiencies. I will give you some mnemonics also to learn easily these all type of minerals, and in the last we'll discuss what is the hydroponics topic mean. So for first mineral nutrition में हमें सबसे पहले क्या study करना है? First, what is a mineral? जनरली मिनरल को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? एनी सब्सटेंस जिसमें कोई केमिकल हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। प्लांट में मतलब ये सब्सटेंस कोई ना कोई फंक्शन जरूर देगा, एंड मोस्टली टेकन फ्रॉम द सॉइल। जनरली ऐसे बहुत सारे केमिकल्स या सब्सटेंस या एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए फंक्शनिंग के लिए। अब जैसे हमने हार्मोन्स ही किया था, हार्मोन्स, लेकिन हम उसको मिनरल्स क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हार्मोन्स जो है वो प्लांट खुद से सिंथेसाइज कर सकता है, अपनी प्लांट बॉडी के अंदर वो सिंथेसाइज करता है, वो बाहर से हार्मोन्स नहीं लेता है। लेकिन मिनरल्स हम उस एलिमेंट, केमिकल या सब्सटेंस को कह रहे हैं जो बेसिकली वो आउटसाइड सोर्स से लेगा प्लांट। और जनरली आउटसाइड सोर्स हमने इसमें क्या कंसिडर किया है? सॉइल, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स में कंसिडर करते हैं, बट वो एयर या वाटर से भी लिए जा सकते हैं। तो जनरली मिनरल वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जो सॉइल से लिया जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिसकी प्लांट को रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, और मोस्टली वो कहाँ से लिया जाता है? सॉइल से लिया जाता है। अब अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो ये तो क्लियर है कि इसमें हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो क्या हैं? एसेंशियल हैं। एसेंशियल का मतलब, इसकी अब डेफिनेशन जो है वो किस तरह से दिया गया है? एनी एलिमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर a physiological role in plants। ये तो हम बता ही रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको एसेंशियल टर्म दे रहे हो। या फिर हम एक वे में और कह सकते हैं दैट एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट प्रिवेंट प्लांट from completing its life cycle। That means वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम ये एलिमेंट प्रोवाइड ना करें तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप टू वेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर इसकी एब्सेंस है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रोल के लिए। और ऑब्वियसली अगर वो प्लांट पर्टिकुलर रोल परफॉर्म नहीं करेगा तो आगे उसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो उस एलिमेंट को जो हम इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे हम सिंपली क्या कहेंगे? एसेंशियल एलिमेंट। सो एसेंशियल एलिमेंट सिंपली लिबिग, साइंटिस्ट के बेसिस के वर्क के बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट ये टर्म दिया गया था, जिसमें बेसिकली लिबिग का क्या कंसेप्ट लिया गया? लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम। एज अ नेम सजेस्ट, लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम। लिबिग ने ये जो लॉ दिया था वो किसके लिए दिया था? इन एग्रीकल्चरल साइंटिफिक स्टडीज। एग्रीकल्चरल साइंस में बेसिकली उसने ये देखा कि जब डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ये प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, इवन इफ यू प्रोवाइड ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सब्सटेंसेस, सब आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दो प्लांट को, बट अगर सपोज कोई एक एसेंशियल एलिमेंट ही जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो आपने प्रोवाइड नहीं किया और उसकी वजह से प्लांट जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, चाहे उसके पास बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं। तो उसने ये बोला कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? वो जो आपने
जो मिनरल्स एंड सब्सटेंसेस उसको प्रोवाइड कर दिए उसके बेसिस पे, या हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसके बेसिस पे। तो लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम सिंपली ये कहता है कि जो मिनिमम अमाउंट में है, मीन्स जो आपने उसको कम दिया है, जिसकी उसके पास डेफिशिएंसी है, एक्चुअल में वो उसकी ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहा है। अगर वो एलिमेंट एसेंशियल था जो आपने प्रोवाइड नहीं किया तो वो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम एग्रीकल्चर साइंस में ये एक्सप्लेन करता है, और उसी के बेसिस पे लिबिग के अकॉर्डिंग हमने कुछ एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए जो एलिमेंट्स नेसेसरी हैं टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, और उनको हम सिंपली क्या कहते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। Essential elements are also known as indispensable elements. और उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मैक्रो एलिमेंट्स एंड अनदर कैटेगरी इज माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, नेम से ही आपको पता चल रहा है मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स। इसका मतलब मैक्रो का मीनिंग हमने किस बेसिस पे लिया है, दैट मीन्स इफ द न्यूट्रिएंट और मिनरल or we can say element is required in large quantities, जनरली प्लांट को ऐसे एलिमेंट्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो उन एलिमेंट्स को हम सिंपली क्या कह देते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स। मोस्टली जो कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है दैट इज मोर देन 1 ppm हम कंसीडर करते हैं। और अगर हम माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें, देन इफ element is required in less quantity, मोस्टली हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं दैट इज लेस देन 1 ppm, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आप पर मिलियन के अकॉर्डिंग पार्ट्स बता रहे हो, कितना पार्ट्स हमने लिया। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कहती हूँ 1 ppm है, तो इसका मतलब हम 1 पार्ट कंसीडर कर रहे हैं पर मिलियन। मिलियन मीन्स 10⁶। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, हम उससे भी कम कह रहे हैं, लेस देन 1 ppm, तो और ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन है। इसलिए कई बार जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनको, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम होता है, हम उनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेस एलिमेंट्स दिया है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो एलिमेंट्स की। जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो हम इनको मेन एलिमेंट्स भी मान सकते हैं, तो समटाइम्स इनको मेजर एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इनका अमाउंट कंपैरेटिवली कम लेकिन इंपॉर्टेंट है, तभी आपने इनको एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा है। चाहे कम ही चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर प्लांट को, सो इनको हम समटाइम्स माइनर एलिमेंट्स कह देते हैं। सो अगर हम टोटल देखें तो प्लांट में देखा गया है कि 35 हम एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स हम कह सकते हैं देखे गए हैं, जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसमें से हम कह सकते हैं 16 to 20 एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं एज एसेंशियल एलिमेंट। 16 to 20 इसलिए क्योंकि कुछ बुक्स में 16 मेंशन्ड है, कुछ बुक्स में 17, सम बुक सेज 17, सम बुक सेज 19, सम बुक सेज 20। तो जनरली हम 16 to 20 का रेंज ले लेते हैं। तो आपके पास इतने जो हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स माने जाते हैं, जिसमें से कुछ जो है मैक्रो एलिमेंट्स हैं और कुछ जो है वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं। अब हम इनके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, कौन से मैक्रो एलिमेंट्स हैं और कौन से माइक्रो एलिमेंट्स। In macro elements we have P, K, phosphorus, potassium, Si means silicon, then N, nitrogen, S, sulfur, O is oxygen, then calcium, Ca is calcium, magnesium and CH। ठीक है, ये हमारे पास है मैक्रो एलिमेंट्स। अब देखा जाए तो इसमें से हम CHO को नॉन मिनरल कह सकते हैं।
Why? Because CHO मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से लिया जा सकता है। वाटर सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है और CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जा सकता है। तो क्योंकि ये देखा जाए तो आप एक कंपाउंड से ही मिनरल्स अलग से ले सकते हो, तो इसलिए हम इनको नॉन मिनरल कहते हैं। ये एलिमेंट्स एसेंशियल जरूर हैं, बट इनको मिनरल की कैटेगरी में क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? क्योंकि बहुत सारी बुक्स ये कहती है कि मिनरल उसे कहा जाता है जो सॉइल से लिया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं वाटर वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी से, और CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जा सकता है। तो इसलिए कुछ बुक्स ये कहती हैं कि ये एसेंशियल है, बट इनको नॉन मिनरल कहना चाहिए। बट अदरवाइज बहुत सारी बुक्स जो है इनको सिंपली मिनरल्स वाली कैटेगरी में ही कंसीडर कर लेते हैं। फिर भी हमें क्लियर होना चाहिए पता कि कुछ बुक्स में इनको मेंशन किया है नॉन मिनरल, जस्ट इसलिए क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर से लिया जा सकता है। अदरवाइज वो मैक्रो एलिमेंट्स में आते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हम देखेंगे हमारे पास क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स। अब जो हमने मैक्रो एलिमेंट्स किए उनको लर्न करने का एक और वे है, हम फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ये हमने मैक्रो एलिमेंट्स कहे। अगर इनको लर्न करना है तो एक निमोनिक लिया जा सकता है। तो इसमें हम P और K को इकट्ठा लिख देते हैं। PK मूवी आई थिंक सबने देखा होगा, उसके बेसिस पे आप किया कर लो निमोनिक याद। सो PK sing a song and carry mug to चंडीगढ़। ठीक है, ये हमने निमोनिक बनाया। तो इसमें से आपको ये आप याद कर लोगे तो इससे इजीली आप देख सकते हो फॉस्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग में से आप ले सकते हो N को भी हम ले सकते हैं, नाइट्रोजन, सॉन्ग, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, कैरी इज कैल्शियम, मग मैग्नीशियम, CH चंडीगढ़ का CH आपके पास ये आ गया। सो अगर आप ऐसे लर्न कर पाओ वेल एंड गुड, अदरवाइज आप एक निमोनिक की हेल्प से आपको ये याद रखना पड़ेगा हमने ये लाइन याद की है और उसमें कौन सा लेटर जो है हमें कौन से एलिमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास मैक्रो एलिमेंट्स। सिमिलरली अब हमें देखना है माइक्रो एलिमेंट्स। सो माइक्रो एलिमेंट्स भी हमारे पास कुछ हैं, लाइक आयरन, निकल, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, सोडियम, बोरॉन। आयरन, निकल, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मैंगनीज, सोडियम एंड बोरॉन, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो सिमिलरली इसको भी हम एक निमोनिक की हेल्प से कर सकते हैं याद। आपने मूवी देखा होगा फाइंडिंग नीमो, सो हम उसके बेसिस पे बना लेते हैं। फाइंडिंग नीमो कजन, बेटर कॉल मन्ना। ठीक है, ये हमने बनाया है। तो इसमें आपके पास इससे आपने निमोनिक से ये याद रखना है कि कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं। लाइक फाइंडिंग नीमो में हम फाइंडिंग FE कंसीडर कर सकते हैं। नीमो मीन्स निकल, MO, देन कजन, CUZN की साउंड से हम कजन याद रख सकते हैं। बेटर B इज फॉर बोरॉन, देन कॉल में क्लोरीन है और मन्ना मैग्नीज एंड सोडियम है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये निमोनिक की हेल्प से हम याद कर सकते हैं कि माइक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं। दीज आर मैक्रो एलिमेंट्स, दीज आर माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, सो हमें सिंबल्स भी इनके याद होने चाहिए और इनके एक्चुअल में ये एलिमेंट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। सो दिस इज आयरन, दिस इज निकल, मॉलिब्डेनम, अगर किसी को नहीं पता तो वो नोट कर सकते हैं। Cu मीन्स कॉपर, Zn मीन्स जिंक, B मीन्स बोरॉन, Na मीन्स सोडियम, Mn मीन्स मैंगनीज, Cl मीन्स क्लोरीन। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में इनके सिंबल्स भी आ सकते हैं और वैसे लिखा हुआ भी आ सकता है। O का मतलब है ऑक्सीजन, S का मतलब है सल्फर, N मीन्स नाइट्रोजन, Si means silicon, K means potassium, P means phosphorus, Ca means calcium, Mg means magnesium, C means carbon and H means hydrogen.
कुछ बुक्स ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इस तरह से स्पेसिफाई किया है, लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एयर से ली जा सकती है, कौन सी चीज़ वाटर से ली जा सकती है। न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स बेसिकली हम कहेंगे, तो अब कौन से हैं जो सॉइल से लिए जाते हैं, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सभी के सभी सॉइल से लिए जाएंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमने कहा जैसे एयर से कार्बन और ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन ऑक्सीजन एयर से लिया जा सकता है, वाटर से ही हाइड्रोजन लिया जा सकता है, तो वाटर तो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, वहीं से हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कंप्लीट की जा सकती है, एयर से एक CO लिया जा सकता है, इसीलिए हम CHO को पहले कहते थे कि नॉन मिनरल भी मान सकते हैं, कुछ बुक्स में ये मेंशन किया गया है, और जो एक्चुअल में सॉइल से लिए जा रहे हैं उनको मिनरल्स कहा जा सकता है, लेकिन सभी क्या हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो एलिमेंट्स हैं। अब जो सॉइल से हैं उसमें भी डिवाइड इस तरह से किया गया है कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या प्राइमरी एलिमेंट्स आप कह सकते हो, जिसमें हमारे पास NPK आता है, इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं वो NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए फर्टिलाइजर्स में ये फर्टिलाइजर्स आपको सबसे कॉमन मिलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। जो सॉइल से लिए जा रहे हैं उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो ये हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, प्राइमरी, और सेकेंडरी जो हम इसके बाद मानेंगे कि एक्स्ट्रा जो और चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो भी हम देखें CHO NPK हमने कंसीडर कर लिया, तब आपके पास क्या रह गया इसमें, सल्फर, मैग्नीशियम, क्योंकि हमारे पास जो टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे उसमें से हमारे पास 4 रह गए, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड कैल्शियम। ठीक है, ये 4 हम कह सकते हैं कहाँ से लिया जाता है, सॉइल से, और बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने किए वो सभी एक ही कैटेगरी में हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि सभी के सभी सॉइल से ही लिए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट कहाँ से लिया जाता है। नेक्स्ट इज एप्स्टीन क्राइटेरिया, जो 1972 में एप्स्टीन ने दिया था। क्राइटेरिया हम किस लिए स्टडी कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया है टू डिस्कस विच एलिमेंट इज एसेंशियल। बेसिकली हम क्राइटेरिया में ये देख रहे हैं कि एसेंशियलिटी कैसे आप डिस्क्राइब करोगे कि ये एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है टू प्लांट्स। ठीक है, क्राइटेरिया बेसिकली 2 क्राइटेरिया उसने दिए थे टू जज द एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट फॉर प्लांट्स। नंबर 1 क्राइटेरिया तो वही है जिसके बेसिस पे हमने एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया था, दैट मीन्स दैट एलिमेंट जिसको भी हम एसेंशियल करेंगे, that element's absence prevent plant from completing life cycle। मतलब ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उसके बिना प्लांट जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा ये कि अगर हम जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसको हम एसेंशियल एलिमेंट मान रहे हैं, वो एलिमेंट must be an important constituent या तो वो डायरेक्टली प्लांट के किसी पार्ट में या किसी ऑर्गन में, किसी भी स्ट्रक्चर में डायरेक्टली एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है कि वहाँ जाके वो हम कहते हैं वो एलिमेंट वहाँ जाके एक स्ट्रक्चर फॉर्म बनाता है। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने ग्रासेस में सिलिकॉन प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकता है, या हम कह सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है किसी चीज़ का, या कॉम्पोनेंट भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का। जो भी प्लांट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, किसी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का वो कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि इसलिए वो मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है तो उसका पार्ट बनाने के लिए इस एलिमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए प्लांट के लिए हम कह रहे हैं ये एसेंशियल एलिमेंट है। लाइक अगर हम कहते हैं मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। आपको पता है अगर हम मैग्नीशियम ही ना दें तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसी तरह से हम और भी एलिमेंट्स बहुत सारे देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, लाइक आप प्रोटीन्स प्लांट्स में जितनी भी बनती हैं तो नाइट्रोजन हमें पता है चाहिए ही चाहिए।
प्रोटीन्स के लिए सल्फर भी चाहिए होता है समटाइम्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स के लिए हम उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं वो एलिमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है या किसी और मॉलिक्यूल जो किसी चीज़ में फंक्शन प्ले कर रहा है किसी पाथवे में, ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल उसका कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। तो हम इन दो क्राइटेरिया के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो एलिमेंट इनको फुलफिल करता है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम एसेंशियल एलिमेंट कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू एप्स्टीन। सो नेक्स्ट इज ग्रुप कैटेगरीज क्या है मिनरल्स की। बेसिकली हम कह सकते हैं जितने भी हमने अभी तक एलिमेंट्स किए उनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे ये स्टडीज किसने दिया था, मेंगल एंड कर्कबाय साइंटिस्ट थे। In 1987 they have made 4 categories of elements on the basis of their function. So simply उन्होंने group 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स आपके पास आते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, ग्रुप 1 में हम कंसीडर करते हैं। ग्रुप 2 में हम फॉस्फोरस, बोरोन, सिलिकॉन। ठीक है, ग्रुप 1 में हो गया नाइट्रोजन एंड सल्फर, ग्रुप 2 में हो गया फॉस्फोरस, बोरॉन एंड सिलिकॉन। देन नेक्स्ट में हमारे पास ग्रुप 3 में हमारे पास आता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैंगनीज एंड सोडियम। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैंगनीज एंड सोडियम। सिमिलरली अब हमारे पास ग्रुप 4 में हमारे पास आता है आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, मॉलिब्डेनम। ठीक है, ग्रुप 4 में आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, मॉलिब्डेनम, ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हमने बनाई हैं मिनरल्स की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो अब हम ग्रुप 1 को डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे हमें स्टडी करना है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो बेसिकली हम ग्रुप वाइज ही उनको डिस्कस करेंगे, एलिमेंट का फंक्शन क्या है और साथ में डेफिशिएंसीज होने से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। और मेजॉरिटी जो आपको क्वेश्चन आता है वो सिम्टम्स पे, या फिर जो क्वेश्चन आता है वो डिजीजेस के नाम है कि इस डेफिशिएंसी से ये वाली डिजीज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें अभी तक के जो हमने टॉपिक्स किए उसमें बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पे आते हैं। सो लेट्स डिस्कस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ग्रुप वाइज। बिफोर डिस्कसिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक छोटा सा ट्रिक हम याद रख सकते हैं कि जब भी हमें सिम्टम्स बताने हैं तो हम एलिमेंट के बेसिस पे सिम्टम्स यंगर लीव्स में आएंगे, ओल्डर लीव्स में आएंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन तो यही आता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। एक है मोबाइल एलिमेंट्स और एक होते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर तुम एलिमेंट जो है मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकता है। सो अगर वो मोबाइल है तो जनरली ऐसे एलिमेंट्स के जो सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो हमेशा आपको ओल्डर लीव्स में नजर आते हैं। सबसे पहले यहाँ जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे वो आपको ओल्डर लीव्स में नजर आएंगे अगर एलिमेंट जो होगा मोबाइल होगा। लेकिन अगर वो इमोबाइल एलिमेंट है तो जनरली जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट आपको यंगर लीव्स में नजर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि हमें ओल्डर लीव्स में कब मिलते हैं, जब जनरली हम एलिमेंट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, मोबाइल, और यंग लीव्स में हमें कब मिलता है सिम्टम, जब हम इमोबाइल एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं आपके पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, देन क्लोरीन, देन सोडियम, जिंक, मॉलिब्डेनम। NPK तो हमने इंपॉर्टेंट किया ही था, आगे क्लोरीन है, सोडियम है, जिंक है और मॉलिब्डेनम है। और यहाँ पे अगर हम इमोबाइल की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, सल्फर, बोरॉन एंड कॉपर। कैल्शियम, आयरन, सल्फर, बोरॉन एंड कॉपर ये हम कंसिडर करते हैं इमोबाइल, इसलिए इनके सिम्टम्स आपको यंगर लीव्स में नजर आएंगे। ये मोबाइल हैं इसलिए इनके सिम्टम्स हमें ओल्डर लीव्स में नजर आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का फंक्शन अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन जो है वो कंपोनेंट है किस का, आपको पता है मोस्टली अमाइनो एसिड्स की हम बात कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स, आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। देन न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हम कह सकते हैं।
पॉरफायरिन्स और बहुत सारे कोएंजाइम्स जो हैं, हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स। सब कोएंजाइम्स जो होते हैं एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए एंड देन अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स जो है उनमें भी नाइट्रोजन चाहिए, तो इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स की कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही आपको क्लियर नजर आएंगे। नाइट्रोजन जो है वो मोबाइल एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमें जो सिम्टम्स नजर आएंगे, हमने पहले कहा मोबाइल के केस में ओल्डर लीव्स में नजर आता है। तो यहाँ पे एक तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप इस प्लांट को देखोगे तो प्लांट जो है वो पेल और सिक नजर आएगा, आपको उतना लश ग्रीन नजर नहीं आता है। तो इसलिए हम एक टर्म यूज करते हैं जर्नल स्टारवेशन, हम कह सकते हैं, ठीक है, कि उसको प्रॉपर, हमें स्टारवेशन वर्ड हम यूज करते हैं कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, पर यहाँ पे एक्चुअल में उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं मिल पा रहा है, नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है। देन हम सेकंड इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम क्या ले सकते हैं, जो प्लांट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से डील कर रहा होता है, जनरली उसकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, मीन्स ग्रोथ उसकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, वो बन नहीं पा रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। ये स्टंटेड ग्रोथ बहुत अच्छा सिम्टम है। और दूसरा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, जब क्लोरोफिल की डिग्रेडेशन हो जाती है, येलोइंग हो जाता है लीव्स का। पर ये कौन से लीव्स होंगे, क्लोरोसिस हमें ओल्डर लीव्स में मिलेगी, क्योंकि ये मोबाइल है। यंगर लीव्स में हमें ज्यादा सिम्टम्स पता नहीं चलता है। अब इस प्लांट में क्योंकि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स ये सब नहीं बन पा रहे हैं, तो जनरली ये देखा गया मेटाबॉलिज्म में कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको भी आगे यूज किया जा सकता है टू मेक द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स में नाइट्रोजन तो आपने ऐड करना है, लेकिन बाकी सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्लांट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे और अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है टू सिंथेसाइज एंथोसाइनिन्स। जो एंथोसाइनिन्स हैं उनका कलर मोस्टली पर्पल, वैसे पर्पल, ब्लू, पिंकिश आपको मिल सकता है, पर मोस्टली ये कलर होता है पर्पल। तो एंथोसाइनिन्स की एक्यूमुलेशन से आपको हर चीज जो है वो इसी कलर में, पर्पलिश कलर में नजर आएगा। तो मोस्टली एंथोसाइनिन की एक्यूमुलेशन की वजह से हमें पर्पल कलर मिलता है। लीफ की पेटियोल्स में भी मिल सकता है, लीव्स में भी मिल सकता है, स्टेम्स में भी मिल सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है। तो हम ये 2-3 सिम्टम्स हैं कि ग्रोथ तो उसकी कम रहेगी, स्टंटेड, देन क्लोरोसिस ओल्डर लीव्स में अगर हम देखें, और एंथोसाइनिन की एक्यूमुलेशन की वजह से आपको पर्पलिश सब नजर आएगा। तो वो किसकी सिम्टम्स हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, नाइट्रोजन के। नेक्स्ट इज सल्फर। सो सल्फर को भी अगर हम देखें तो फंक्शंस क्या है, ये भी कुछ अमाइनो एसिड्स का कंपोनेंट होता है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये प्रोटीन्स का भी कंपोनेंट है। देन कोएंजाइम्स का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वाइटामिन्स का हम मान सकते हैं, और कुछ वोलेटाइल ऑयल्स का भी ये कंपोनेंट होता है। लाइक अगर हमने क्रूसीफेरी फैमिली देखें, मस्टर्ड फैमिली, तो उसमें जो मस्टर्ड ऑयल, जितने भी आपको ऑयल्स मिलते हैं जनरली उसमें सल्फर रिच कंपाउंड्स होते हैं, तो उसका कंपोनेंट भी हम मान सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है नाइट्रोजन, मतलब इसमें भी आपको स्टंटेड ग्रोथ मिलेगा, इसमें भी एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन होगा, तो वैसे ही आपको पर्पल कलर मिलेगा, और इसमें भी क्लोरोसिस मिलेगा। बट डिफरेंस इज जो सल्फर है दैट इज इमोबाइल, तो ये मोबिलाइज नहीं किया जाता, इसका मतलब ओल्डर लीव्स तक ये नहीं जाएगा। तो जो क्लोरोसिस है वो आपको सबसे पहले कहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगी, यंगर लीव्स में। सबसे पहला सिम्टम जो अपीयर करेंगे वो क्लोरोसिस यंगर लीव्स में, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं साइमल्टेनियसली धीरे धीरे, मतलब आपके पास फिर पूरा प्लांट जो होता है वो येलो हो सकता है। ठीक है, तो अब ये अपीयरेंस जो है वो याद रखना है यंगर लीव्स में, क्योंकि वो इमोबाइल है, अदरवाइज बाद में धीरे धीरे सारा प्लांट जो होता है वो येलो हो जाता है। तो सल्फर से रिलेटेड एक डिजीज टी प्लांट्स में देखा गया है, तो उसको येलो डिजीज ऑफ टी प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोसिस हो जाती है पूरे प्लांट की। तो सल्फर से रिलेटेड ये एक डिजीज याद रखी जा सकती है। अदरवाइज सल्फर नाइट्रोजन में आप देखो तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि नाइट्रोजन जो है वो मोबिलाइज किया जा सकता है, मोबाइल है तो ओल्डर लीव्स में आपको ये नजर आता है पहले सिम्टम्स, और सल्फर जो है इमोबाइल है तो यंगर लीव्स में हमें नजर आते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी ऑलमोस्ट देखा जाए सेम, सिर्फ यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल्स डिफरेंट है, वहाँ पे हमने क्या डिफरेंट किया था, पॉरफायरिन्स डिफरेंट था, अदरवाइज बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ सल्फर को भी मान सकते हैं।
नेक्स्ट इज ग्रुप टू। ग्रुप टू में सबसे पहले जो हम एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस को देखा जाए तो ये कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा फॉस्फेट, फॉस्फोरस से बेसिकली क्या बन रहा है फॉस्फेट, और फॉस्फेट बहुत जगह यूज किया जाता है, कंपोनेंट है बहुत सारे इंटरमीडिएट्स का। जो इंटरमीडिएट्स कहाँ यूज हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं लाइक NADP, NAD, ATP, एनर्जी करेंसी जो हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे फॉस्फेट यूज़ होता है। देन न्यूक्लिक एसिड्स हम कंसीडर कर सकते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। न्यूक्लिक एसिड्स में हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं, तो वहाँ फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वर्क कर रहा है। देन न्यूक्लिक एसिड्स के अलावा हम सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। देन हमने देखा है डिफरेंट एंजाइम्स की एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन डिपेंड करता है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फॉस्फेट का रिमूवल या एडिशन किया जाता है, तो हम फॉस्फेट का कंपोनेंट का जो फंक्शनिंग है वो सिग्नलिंग और उस पर भी मान सकते हैं आप डिफरेंट, जिसमें प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जाता है या उनको डीएक्टिवेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन जो एंजाइम या प्रोटीन है, जिसमें फॉस्फेट ऐड करने से कुछ एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो जाती है, ऐड करने से कई बार किसी की डीएक्टिवेशन हो जाती है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फॉस्फेट के। अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखें इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम ये मानते हैं कि जो प्लांट है उसकी मैच्योरेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो हम वर्ड यूज करेंगे डिलेड मैच्योरेशन ऑफ प्लांट। देन जो लीव्स हैं उनकी हम मैल फॉर्मेशन कहा जाता है, या एसिमेट्री, मतलब आपको डिफरेंट शेप्स के या स्ट्रक्चर के वो नज़र आएंगे, वो प्रॉपर शेप के नज़र नहीं आएंगे। देन ये भी देखा गया है कि जो लीव्स हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, प्री मैच्योर लीव फॉल वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लीव्स पे कई बार डेड स्पॉट्स देखे गए हैं, डेड स्पॉट्स ऑन लीव, जिसको हम डेड टिश्यू, डेड स्पॉट्स का मतलब क्या है, डेड टिश्यू है, और जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नेक्रोसिस या नेक्रोटिक स्पॉट्स हम इन्हें कह सकते हैं। इसमें भी कई बार लीफ का जो कलर है वो पर्पलिश हो जाता है, मीन्स आपको डार्क ग्रीन पर्पलिश कलर मिलता है। अगर डार्क ग्रीन मिल रहा है इसका मतलब क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है, और पर्पलिश मिल रहा है इसका मतलब एंथोसाइनिन्स भी है, तो इसमें एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन है, बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद क्लोरोसिस। नाइट्रोजन के केस में हमने या सल्फर के केस में हमने क्या देखा था, एंथोसाइनिन की एक्यूमुलेशन तो हो रही है बट क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है। यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर भी है, पर्पलिश कलर भी आ रहा है, इसका मतलब वी कैन से एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन यहाँ भी है, but it's not associated with chlorosis. वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे आपको ग्रीनिश पर्पल कलर मिलेगा, मतलब एंथोसाइनिन प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोसिस नहीं हो रहा। तो लीव्स पे ही आपको बहुत सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। एक तो उनका माल फॉर्मेशन है, मतलब एसिमेट्रिक ग्रोथ होती है, प्री मेच्योर लीफ फॉल हो जाता है, डेड स्पॉट्स नजर आते हैं जिसको हम नेक्रोसिस कह सकते हैं या नेक्रोटिक स्पॉट्स कह सकते हैं, और दूसरा एंथोसाइनिन का यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन है। देन इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट है उसमें भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो स्टंटेड ग्रोथ आपको मिल सकता है। ये भी एक हम सिम्टम ले सकते हैं फॉस्फोरस का, स्टंटेड ग्रोथ भी हमें प्लांट का मिल सकता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं इसके। तो अगर फॉस्फोरस से देखा जाए तो हम इन सिम्टम्स के बेसिस पे कई बार एक डिजीज आपको पूछ लिया जाता है जिसको हम कहते हैं सिकल लीफ डिजीज, ठीक है। अगर सिकल लीफ डिजीज पूछा जाए तो वो किसकी वजह से है, फॉस्फोरस की वजह से, जिसमें बेसिकली सिकल लीफ क्यों बोला गया है, क्योंकि एसिमेट्रिक लीव्स हैं, एसिमेट्रिक अगेन, जिसकी हम कह रहे हैं प्रॉपर शेप प्रेजेंट नहीं है। और सिकल लीफ डिजीज में ये भी देखा गया है कि जो लीफ होगा उसकी जो मेन वेन्स हैं इनके पास पास आपको क्लोरोसिस मिल सकता है, हो सकता है इतना इतना आपके पास जो है वो येलोइंग हो जाए टिश्यू की, बट अदरवाइज पूरे लीफ की क्लोरोसिस कभी नहीं होती है, तो आपको लीफ का जो कलर है वो डार्क ग्रीन पर्पलिश ही मिलता है। तो यहाँ हम सिकल लीफ डिजीज स्पेसिफिकली जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें ये देखा गया है, एक तो एसिमेट्रिक लीव्स, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोसिस इन
adjacent main veins, एडजेसेंट टू मेन वेन्स, जो भी मेन वेन्स होंगी उनके आसपास क्लोरोटिक एरिया आपको नजर आ सकता है, बट पूरा लीफ कभी भी क्लोरोसिस शो नहीं करेगा. सो दिस इज द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट दैट इज फॉस्फोरस. नेक्स्ट इज ग्रुप 2 एलिमेंट सिलिकॉन. सो बेसिकली सिलिकॉन अगर हम देखें तो ये सिर्फ हमें कॉम्पोनेंट किस में मिलता है, इक्विसिटेसी फैमिली में, जिसमें इक्विसिटम हम पढ़ते हैं, इक्विसिटेसी फैमिली जिसको हम स्कोरिंग रशेस भी कहते हैं, कॉमन नेम. एंड दूसरा हमें मिलता है ये ग्रासेस में. सो बेसिकली जो सिलिकॉन है उसका फंक्शन हम क्या ले सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ ये दो देख रहे हैं. तो ग्रासेस में या इन प्लांट्स में ये देखा गया है कि वो प्रिवेंट करता है किससे, फंगल इन्फेक्शन से, और दूसरा लॉजिंग. लॉजिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था. लॉजिंग मीन्स जब प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और विंड या किसी वजह से वो नॉर्मल हाइट भी है लेकिन हाइट वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है जिससे विंड या उससे वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉजिंग. तो अगर सिलिकॉन होता है तो जो वॉल्स होती हैं, जो सेल वॉल्स होती हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाती है क्योंकि सिलिकॉन जो है वो स्ट्रेंथनिंग भी करता है. तो उस वजह से फंगल इन्फेक्शन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि डायरेक्ट पियर्सिंग नहीं हो पाएगा, लॉजिंग भी नहीं हो पाएगा. तो इसलिए सिलिकॉन जो इंपॉर्टेंट है. और अगर हम बाकी प्लांट्स को भी सिलिकॉन सपोज दे देते हैं तो वो क्या करता है, सिलिकॉन का एक और फैक्ट है, इट एनहांसेस ग्रोथ. ये ग्रोथ कैसे एनहांस करता है, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ये फैक्टर, ये हमें फंक्शन उसका क्यों मिलता है, क्योंकि सिलिकॉन जो है दैट इज डिपॉजिटेड एज सिलिकॉन हाइड्रेट, जिसको हम SiO2 N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शो कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स इसके साथ कितने भी एसोसिएटेड हो सकते हैं. हाइड्रेटेड फॉर्म में ये डिपॉजिट होता है और जनरली हमें किस में मिलता है, ER में मिलता है या फिर सेल वॉल्स में मिल सकता है या इंटरसेलुलर स्पेसिस में भी मिल सकता है. तो एक तरह से अगर वो पानी को अपने साथ होल्ड कर रखता है तो प्लांट के अंदर पानी वो रिटेन रहेगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम सिलिकॉन दे देंगे तो वो हाइड्रेट की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, ER में या सेल वॉल्स में या इंटरसेलुलर स्पेसिस में. तो पानी जो है वो प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगा. तो अगर हम दिया जाता है तो वो ये फंक्शन करता है. अदरवाइज जिनमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इक्विसिटेसी या ग्रासेस, उसमें फंगल इन्फेक्शन या लॉजिंग को वो प्रिवेंट करता है. तो ऑब्वियसली अगर सिलिकॉन नहीं होगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में हमें यही सिम्टम्स मिलेंगे कि प्लांट में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, एंड दूसरा हम कह सकते हैं प्लांट में हमें लॉजिंग ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर सिलिकॉन नहीं होगा तो स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाएगा वॉल्स का, तो आपको ये वाले फंक्शन ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हम मान सकते हैं सिलिकॉन के. बट वैसे देखा जाए तो प्लांट्स ये दो ही तरह के प्लांट्स हैं, इक्विसिटेसी और ग्रासेस, जहाँ पे हमें वो ज़्यादा मिलते हैं. अब हम सिलिकॉन का एक फंक्शन जो स्ट्रेंथनिंग, जिसकी वजह से लॉजिंग हम कह रहे हैं, वो स्ट्रेंथनिंग फंक्शन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि लाइक लिग्निन, सेल वॉल्स में लिग्निन होता है अदरवाइज प्रेजेंट. तो स्ट्रेंथनिंग हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि सिलिकॉन भी कॉम्प्लेक्स बनाता है विद पॉलीफिनोल्स. पॉलीफिनोल्स का मतलब जिसमें बहुत सारे फिनोल्स प्रेजेंट होते हैं. और जनरली जो लिग्निन होता है एक्चुअल में वो भी पॉलीफिनोल्स हम कह सकते हैं. तो लिग्निन वो स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे फिनोल्स और वो सेल वॉल का कंपोनेंट है. लिग्निन ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो सेल वॉल स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. सेम सिलिकॉन भी ऐसा करता है, पॉलीफिनोल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसलिए वो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है सेल वॉल को. तो इस वजह से हमें अगर सिलिकॉन नहीं होगा तो लॉजिंग जल्दी, क्योंकि वो वीक स्टेम्स होंगी तो वो जल्दी गिर जाएंगी, ज़रा से भी विंड चलेगी तो वो नीचे गिर जाएंगी. और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन. नेक्स्ट ग्रुप 2 एलिमेंट इज बोरॉन. बोरॉन जो है उसको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम मान सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का. देन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका माना जाता है हार्मोन रिस्पॉन्सेस में, सिग्नलिंग में यू कैन से हम मान सकते हैं. एंड इसका फंक्शन हम एक हार्मोन रिस्पॉन्सेज और सिग्नलिंग हम कह सकते हैं. दूसरा सेल इलॉन्गेशन में भी इसका फंक्शन देखा गया है. अब अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो स्टेम्स होती हैं, जनरली जो प्लांट है उसकी स्टेम ब्रिटल हो जाती है, जल्दी टूट जाएगी जो ब्रिटल स्टेम होगी. देन डेफिशिएंसी सिम्टम्स में इंपॉर्टेंट और क्या है, इसमें आपको नेक्रोसिस नज़र आता है,
यंगर लीव्स में, क्योंकि बोरॉन जो है वो भी इमोबाइल है। और अगर हम यंगर लीव्स में भी बात करें तो जनरली बेस ऑफ द लीफ ब्लेड, वहाँ आपको नेक्रोसिस जो है वो जनरली मिलता है। नेक्रोसिस के जो स्पॉट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हैं, इसलिए आप इसको ब्लैक नेक्रोसिस कह सकते हो। सिर्फ यंगर लीव्स नहीं, अगर हम देखें तो हमें और ट्यूबर्स में नेक्रोसिस मिल सकता है, फ्रूट्स में नेक्रोसिस मिल सकता है, ठीक है। देन स्टेम्स के कुछ पार्ट्स में हमें नेक्रोसिस मिल सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट टिश्यू है जहां हम कंसीडर कर सकते हैं कि नेक्रोसिस है। और स्टेम्स में भी पर्टिकुलरली स्टेम्स एपाइसिस हम ले सकते हैं। स्टेम एपेक्स जो है वहाँ पे आपको नेक्रोसिस मिल सकते हैं, नेक्रोटिक स्पॉट्स मिल सकते हैं। स्टेम्स जो हैं वो ब्रिटल भी हो जाती हैं। और इस केस में अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम और कंसीडर करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम हमें मिलता है, दैट जो प्लांट है वो एपिकल डोमिनेंस जो है वो उसमें लूज कर देता है। मतलब अगर ये बोरॉन का सिम्टम, डेफिशिएंसी सिम्टम हम ऐसे प्लांट में देख रहे हैं जो एपिकल डोमिनेंस शो करता था, तो उसमें वो एपिकल डोमिनेंस नहीं रहती है। तो एपिकल डोमिनेंस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं बुशी या ब्रांच्ड ग्रोथ होगी, मतलब उसमें ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी या बुश लाइक अपीयरेंस हो जाएगा, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस इसमें नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर है डेफिशिएंसी सिम्टम अगर हम किसका देख रहे हैं, बोरॉन का। सो बोरोन की डेफिशिएंसी से हमारे पास बहुत सारे डिजीजेज आती हैं, लाइक हर्ट रॉट ऑफ शुगर बीट एंड मैरीगोल्ड, कैंकर इंटरनल स्पॉट ऑफ गार्डन पी, देन ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, येलो टिप ऑफ ल्यूसरीन, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको एंड स्टेम क्रैक इन सेलेरी, लास्ट इज हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस। तो जनरली तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो होता है उनके नेम्स पे ही आता है। आप इसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स याद रख सकते हो। हर्ट रॉट ऑफ शुगर बीट या मैरीगोल्ड में इसको हम क्राउन रॉट भी कहते हैं। तो बेसिकली इस डिजीज में क्या होगा, जो इंटरनल टिश्यू है रूट का, जनरली रूट का वो डाई कर जाता है, तो उसमें नेक्रोसिस हो जाती है और वो डाइंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हर्ट रॉट, हर्ट मीन सेंटर की हम बात कर रहे हैं। कैंकर में भी बेसिकली रूट का ही इंटरनल टिश्यू डाई करता है, बट जो साइज है इंटरनल टिश्यू का वो काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज साइज्ड टिश्यू, और वो टिश्यू जो है वो इरेगुलर शेप का होगा और बड़ा साइज होगा। रूट के इंटरनल पोर्शन में डेथ हो जाती है, कई बार पूरी रूट ही जो है वो डाई कर सकती है, तो इसलिए हम उसको कैंकर वर्ड यूज करते हैं। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर में बेसिकली ब्राउन स्पॉट्स नजर आते हैं, ब्राउन स्पॉट्स की अपीयरेंस होती है, और इसमें कई बार वाटर सोक्ड एरियाज भी नजर आते हैं जो बाद में ब्राउन हो जाते हैं और अल्टीमेटली हार्ड हो जाता है। ये भी ब्राउन स्पॉट्स की हार्डनिंग हो जाती है, उसको हम ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर कहते हैं। येलो टॉप ऑफ ल्यूसरीन में बेसिकली हमने कहा था ब्रॉन्जिंग ऑफ लीव्स नजर आ सकता है। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको में क्या होता है कि जो टर्मिनल लीव्स होते हैं वो पेल हो जाते हैं, सिक अपीयरेंस होती है उनकी, पेल हो जाते हैं या फिर वो ड्रूप डाउन कर जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि अपर यंग लीव्स में ज़्यादा ये आपको मिलता है, इसलिए टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको कह देते हैं। स्टेम क्रैक इन सिलेरी में क्रैकिंग ऑफ स्टेम्स नजर आती है, तो इसमें ये जो फीचर है सबसे कॉमन वो क्रैकिंग है। हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, सिट्रस में हमें इस केस में डाईबैक भी मिल सकता है। डाईबैक मतलब टिप से बैकवर्ड्स डेथ हो सकती है, और जो सिट्रस का फ्रूट है, फ्रूट की शेडिंग हो जाती है बहुत जल्दी, इमेच्योर भी हम कह सकते हैं। ये भी देखा गया है कि ये जो सिट्रस का फ्रूट होता है उसकी हार्ड स्किन होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसको हार्ड फ्रूट कहते हैं, हार्ड स्किन, और कई बार गम डिपोजिशन भी इसमें देखा गया है। तो बेसिकली ये जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट है उसको खराब कर देता है, जो फ्रूट की शेप है वो भी बेसिकली अच्छी नहीं होती है इस केस में, तो इससे भी सिट्रस की जो क्रॉप है, जो यील्ड है आगे, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये बोरोन की डेफिशिएंसी डिजीजेज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन